हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न अकेडमी। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक जो कि है फेस डायग्राम से एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप फेस डायग्राम को पढ़कर डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ की वैल्यूज निकाल सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिनके ऊपर लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फेस डायग्राम्स। तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले उसके लिए फेस डायग्राम पढ़ना आना चाहिए किसी भी लिक्विड के लिए। तो मैं बेसिकली यहां पर आपके सामने एक ट्रिपल फेस डायग्राम बना रहा हूं फॉर वाटर। तो ये है प्रेशर, ये है टेम्परेचर, और ट्रिपल फेस डायग्राम के अंदर हम ये तीन अलग अलग आपको लाइंस मिलेंगी जिनको मैं अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वाटर के लिए ट्रिपल फेस डायग्राम है क्योंकि मोस्टली वाटर ही हमारा सॉल्वेंट होता है, इसलिए मैंने यहां पे वाटर का ही एग्जांपल लिया है। आप ध्यान से देखें, इस रीजन के इधर सिर्फ और सिर्फ कौन एग्जिस्ट करता है? सॉलिड। इधर आपके पास कौन एग्जिस्ट करता है? लिक्विड। और इस तरफ आपके पास कौन एग्जिस्ट करती है? गैस। तो ये जो लाइन है, जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन के अलोंग सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन लाइन, या फिर आप इसे सब्लिमेशन कर्व भी बोल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली जो आपके पास ये ब्लू वाली लाइन है, ये देखो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्टर है, इसे हम बोलते हैं फ्यूजन लाइन या फिर फ्यूजन कर्व भी आप इसे बोल सकते हो। और सिमिलरली जो येलो लाइन है, ये दिखा रही है आपकी वेपोरेशन कर्व को। तो ये तीन तरह की लाइंस या कर्व्स होते हैं जो इस एक पॉइंट पर जाकर मिलते हैं। जिस पॉइंट पर ये तीनों मिलते हैं उस पॉइंट पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और इस पॉइंट को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, फेस डायग्राम। तो देखो कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। किसी भी एक गिवन प्रेशर पर या किसी भी गिवन टेम्परेचर पर आप देख लो, जैसे ये सब्लिमेशन है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक इस प्रेशर पर सॉलिड और ये गैस जो है वो इक्विलिब्रियम में है और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो इसका कहलाएगा सब्लिमेशन टेम्परेचर। क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन टेम्परेचर। तो इस लाइन से आप किसी भी गिवन प्रेशर पर इस सॉलिड का सब्लिमेशन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, बहुत ही अच्छा, ध्यान से देखें कुछ और चीजें। मैं इंटरेस्टेड सब्लिमेशन टेम्परेचर में नहीं हूं, मैं हूं इंटरेस्टेड दूसरी चीजों के अंदर। तो इस ग्राफ को एक बार वापस से मैं यहां ले लेता हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वापस से, देखो इस लाइन की। ये देखो, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होती है तो हम उसे बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड और गैस जब एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं गिवन प्रेशर पर, तो वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे किसी एक फिक्स प्रेशर से लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड दे देगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि इस लाइन पर किसी एक गिवन प्रेशर पर, मान लो ये प्रेशर P1 है, तो P1 प्रेशर पर इसका बॉइलिंग पॉइंट है कुछ T1। अब मान लो आपने प्रेशर डिक्रीज करके कुछ P2 कर दिया, तो P2 प्रेशर पर इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? T2 होगा। तो आपको इस ग्राफ को इस तरह से पढ़ना आना चाहिए, जो बेसिक्स में आपको सिखा रहा हूं। क्लियर है? चलिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं आगे और बात करता हूं कि कैसे हम ग्राफ को देखकर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल सकते हैं। उससे पहले आपको एक और चीज समझनी होगी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें किसी भी लिक्विड का, सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है तो हम उसे लिक्विड का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार है तो हम उसे उस लिक्विड का स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहां पर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है, यानी इस लाइन का हर पॉइंट उसका करस्पॉन्डिंग प्रेशर आपको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड दे रहा है। ये इस लिक्विड का वेपर प्रेशर है एट टेम्परेचर T2, ये इस लिक्विड का वेपर प्रेशर है एट टेम्परेचर T1। तो इधर से उधर और उधर से इधर दोनों तरफ से आपको ग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब भी आप एक व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, NVS का मतलब है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसकी वेपर्स नहीं बनती है, सो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड
is added to a pure solvent, when a non-volatile solute is added to a pure solvent, its vapor pressure decreases. तो जो आपका सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके काम में आएगी जब आप ग्राफ के थ्रू डेल्टा टीवी डेल्टा टीएफ के लिए निकालोगे। आओ चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, जिसे आप डेल्टा टीबी के नाम से जानते हो। और थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं, इसका जो फॉर्मूला बनता आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। आई जो है यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर होता है जिससे आप भली भांति वाकिफ हैं, ठीक है। डिसोसिएशन के लिए आई की जो वैल्यू बनती है वो बनती है 1 + n-1 इंटू अल्फा, और एसोसिएशन के लिए 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। अगर आपका सोल्यूट सॉल्वेंट में जाके एसोसिएट डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो हम आई की वैल्यू 1 लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इतने इंफॉर्मेशन के बाद देखो ध्यान से, मैं यहां पर एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। वही ट्रिपल फेज डायग्राम का सिर्फ एक पार्ट बना रहा हूं, क्योंकि मैं बॉइलिंग की बात कर रहा हूं तो मैं लिक्विड और गैस वाली लाइन को यहां पे ड्रॉ करूंगा। तो लेट्स से आपने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की है लिक्विड और गैस वाली, लाइक दिस, और ये लाइन आपने ड्रॉ की हुई है प्योर सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। मान लो अभी बाहर का प्रेशर 1 atm है, तो लेट्स से दिस पॉइंट डिनोट्स 1 atm। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। तो देखो इस पॉइंट पर, इस टेम्परेचर पर, इसे मैं बोल रहा हूं TB0, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पर आप देखो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के इक्वल हो गया है। तो ये टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट को दिखा रहा है। अब मैं यहां पर दोबारा एक और ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। नाउ मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं उस सॉल्यूशन के लिए जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो बेसिकली आपने सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया होगा। तो जैसे आप इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, बताओ इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? हाँ बिल्कुल सही, अभी हमने देखा था कम होगा। तो अगर इसका वेपर प्रेशर कम होगा तो बताओ सॉल्यूशन का ग्राफ इसके ऊपर आएगा या इसके नीचे आएगा? नीचे आएगा ना। तो अब आप जो ग्राफ बनाओगे सॉल्यूशन का ग्राफ, वो कुछ ऐसा आएगा। सो दिस विल बी अ ग्राफ फॉर सॉल्यूशन containing what? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आएगा, ठीक है। अब देखो जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाएगा वो आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे देगा TB। सो दिस TB विल बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वो चीज आपको यहां पर भी दिख रही है। देखो सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू दे देगा। तो देखो यहां से डेल्टा टीबी की वैल्यू किसकी को आ जाएगी? TB माइनस TB नॉट के। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया, सॉल्वेंट का भी समझ में आया, सॉल्यूशन का भी समझ में आया, और ग्राफ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है ना। चलिए अब बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं और बात करते हैं ऐसे ही एक और ग्राफ से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो पहले मुझे आपको फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझानी और सिखानी होगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप जानते हो, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is the temperature at which vapor pressure of liquid become equal to vapor pressure of सॉल्वेंट।
वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए उसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जो मैंने आपको ट्रिपल फेज डायग्राम बना के दिखाया था वहां पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट देखना आना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक लाइन हमने बनाई थी ये जिसके अलोंग सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा था और एक लाइन थी हमारी ये जिसके अलोंग लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था। तो देखो ये येलो वाली लाइन जो है ये लिक्विड के वेपर प्रेशर को दिखा रही है और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये सॉलिड के वेपर प्रेशर, क्योंकि देखो इधर सॉलिड होता है, इधर गैस होता है, इधर लिक्विड होती है, इधर गैस होती है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों ग्राफ मिल रहे हैं इस पॉइंट पर देखो सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो पहले तो आपको ग्राफ पे फ्रीजिंग पॉइंट देखना आना चाहिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर आ जाए। ये बात कुछ समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूं। देखो अगर आपके पास एक सॉलिड रखा हुआ है, ठीक है, और वो वॉलेटाइल है, तो एक गिवन टेम्परेचर पर उसकी वेपर्स थोड़ी बहुत तो बनेंगी, वो बहुत कम होंगी लेकिन बनेगी। फॉर एग्जांपल आइस रखा हुआ है 0 डिग्री पे। अब मान लो आपके पास वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो बताओ जब वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पर है तो उसकी कुछ ना कुछ वेपर्स होंगी, अग्री करते हो? अब आप टेम्परेचर को डाउन करना शुरू करो, बताओ क्या होगा? हाँ, उसकी वेपर्स कम होना शुरू होंगी। तो उसकी वेपर्स कम होना शुरू होंगी तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। तो डाउन करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी वेपर सॉलिड के ऊपर बन रही हैं एग्जैक्टली उतनी ही वेपर्स लिक्विड के ऊपर बन रही होंगी। दैट मीन्स दोनों सेम स्टेट में पहुंच चुके हैं और वहां से लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन शुरू हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। खैर मेनली आपको फ्रीजिंग पॉइंट इस ग्राफ पे देखना आना चाहिए। आ गया ना? अब अगर आपको ये आ गया है तो मैं आपको एक सोल्यूशन के लिए यही ग्राफ बना के दिखाता हूं, वहां से हम देखेंगे। तो देखो इधर है प्रेशर, इधर है टेम्परेचर। मैं यहां 2 ग्राफ बनाऊंगा। पहला ग्राफ सॉलिड का, तो यह है सॉलिड सॉल्वेंट के लिए ग्राफ। किसके लिए ग्राफ है? सॉलिड सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। और एक ग्राफ आप देख ही चुके हो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के लिए, तो ये ग्राफ है प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो मतलब प्योर सॉल्वेंट के लिए आप टेम्परेचर डाउन करना शुरू करो, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा और इस पॉइंट पर ये जो आपका सॉल्वेंट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं यही ग्राफ बना रहा हूं एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। बनाए? चलिए, तो बताओ उसका ग्राफ इसके ऊपर आएगा या नीचे? सही है ना, नीचे आएगा ना, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो अब ऐसा ग्राफ बनेगा और वो इसको यहां कट करेगा। देखो यहां ये है ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जब आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और आप उसे कूल करना शुरू करो, फ्रीज करना, तो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट फ्रीज होता है। कौन फ्रीज होता है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट की फ्रीजिंग नहीं होती। किसकी फ्रीजिंग होती है? सॉल्वेंट की फ्रीजिंग होती है। इसीलिए देखो जिस पॉइंट पर ये ग्राफ इसको कट कर रहा है इस टाइम पर ये जो आपका सॉल्यूशन है इसमें से सॉल्वेंट फ्रीज होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर, ठीक है, ये तो क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। आप चाहो तो इसे TF नॉट लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर आपको दिख रहा है इसके करस्पॉन्डिंग, ये क्या है? TF। ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आप देख पा रहे हो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो गया है। रीजन एक ही है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। और अब ये जो गैप है ये आपको डेल्टा TF की वैल्यू देगा। तो बताओ यहां से अगर हम देखें डेल्टा TF किसके बराबर होगा? वो इक्वल होगा TF नॉट माइनस TF के। तो हाँ, आपको डेल्टा TB और डेल्टा TF पता है, आपको डेल्टा TF का भी ये फॉर्मूला पता है विच इज I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। लेकिन आपको इन वैल्यूज को ग्राफ से निकालना आना चाहिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों को ये ग्राफ ना तो पढ़ने आते हैं ना समझ में आते हैं। तो आई होप मैंने आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए हैं, आपको समझ में भी आए होंगे। अब हम इन पे करते हैं क्वेश्चंस जो कि जेईई के अंदर आ चुके हैं। उनको देखकर आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि एक्चुअली इन कंसेप्ट्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं। करें शुरू?
चलिए तो बढ़ते हैं, देखें क्वेश्चंस के साथ। ये आपके सामने क्वेश्चन है, प्योर वाटर फ्रीजेस एट 273 केल्विन एंड 1 बार 0 डिग्री सेल्सियस। इसे हम बोलते हैं 1 बार प्रेशर है ना, इसको हम बोलते हैं इसका स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज हो रहा है ना, ठीक है। चलिए, द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, इथेनॉल एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो ऑब्वियसली वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा। यूज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एज 2 केल्विन केजी पर मोल। द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट्स प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, आई थिंक आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज। तो आपको न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफ से रिलेट करना है। ठीक है, तो देखो पहली चीज आप देखो, आपके पास इथेनॉल है, तो आपको मास ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है 34.5 ग्राम। ठीक है, देखो यहां से मैं मोल्स ऑफ इथेनॉल निकाल लेता हूं, तो 34.5 डिवाइडेड बाय इथेनॉल हो गया C2H5OH, C2H5OH, तो 24 प्लस 6 30 एंड 16 इज 46। ठीक है, तो ये मुझे 0.75 के आसपास दिख रही है वैल्यू, 0.75 मोल। ठीक है, ये वैल्यू आप चेक कर सकते हो। देखो 3/4 इंटू 46 कर लो एक बार, तो 2 एंड 3 69/2, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास 3/4 आ गई वैल्यू। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको देखो वाटर का मास दिया हुआ है 500 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है मैं उसे ½ kg बोल दूं। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों से मोलैलिटी निकालना चाहता हूं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.75 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ तो सोल्यूशन की मोलैलिटी है 1.5। बहुत ही बढ़िया। अब इथेनॉल जो है वो वाटर के अंदर जाकर डिसोसिएट नहीं होता है, तो अगर वाटर में डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो डेल्टा TF आई की वैल्यू हो गई 1, KF की वैल्यू 2 दी हुई है और मोलैलिटी है 1.5, यानी इस सोल्यूशन के लिए डेल्टा TF की वैल्यू आ रही है 3। न्यूमेरिकली अब आपको ग्राफ में देखना है कि डेल्टा T की वैल्यू 3 कहां पर आ रही है। तो आप ध्यान से देखें, आपको पढ़ना आना चाहिए। बताओ क्या ये ग्राफ सही है? नहीं है ना, बिल्कुल गलत है ना। तो ग्राफ ऊपर जाएगा इस तरह का, ऐसा ग्राफ बनेगा ऐसा। तो ये दोनों तो गलत हो गए, मतलब बी और सी इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब देखो ये जो है ये आपको प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दिखा रहा है 273, और ये वाटर प्लस इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट है 271। यहां पर गैप देखो 2 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। यहां देखो 273 और 270 गैप कितना है, डेल्टा TF की वैल्यू 3 आ रही है, तो यही मेरे इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखें जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। अगर आपको ग्राफ को डिपिक्ट करना आता है, आपको ये नहीं पता ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखो यहां पर भी 3 आ रहा है, इन दोनों में आप गलती कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस अगर आपको ग्राफ पढ़ना आता है। एक और क्वेश्चन मेरे पास, एक और क्वेश्चन देखो, ये भी जेईई का ही क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2018 का। लगातार 2 साल इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पर क्या कह रहा है देखो, द प्लॉट गिवन बिलो शोज PT कर्व, P is the pressure, T is the temperature for two solvents X and Y and isomolal solution। तो देखो एक सॉल्वेंट है आपके पास X और दूसरा सॉल्वेंट है Y, और वो बोल रहा है आइसोमोलल है, दोनों की मोलैलिटी सेम है। बहुत बढ़िया, ठीक है। NaCl in these solvents, और साथ साथ लिखा है देखो NaCl completely dissociates in both the solvents, तो दोनों में ही सल्यूट सेम है NaCl, और दोनों के अंदर ही NaCl डिसोसिएट हो रहा है, I की वैल्यू 2 और I की वैल्यू 2, दोनों ही केसेस। ठीक है, अच्छा मुझे इनकी KF वैल्यूज नहीं पता है, वो भी देख लूंगा। आगे कह रहा है ऑन एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट S इन इक्वल अमाउंट्स ऑफ दीज सॉल्वेंट्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब आप देखो डेटा बदल दिया इसने, फिर से यहां पर इसने एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट S, तो आपने n मोल्स ऑफ S ऐड किए हैं, वही सॉल्वेंट X में, दो अलग अलग सिनेरियोज दिए हुए हैं इसने, और यहां पर है आपका सॉल्वेंट Y, उसमें भी n मोल्स ऑफ सॉल्यूट S ऐड किए, इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो दोनों में सॉल्वेंट का मास भी सेम लिया है। तो देखो मोल सेम मास सेम, यानी यहां पर भी मोलैलिटी तो सेम आ गई है। I के ऊपर अभी हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब कह रहा है elevation of boiling points of solvent X is
3 times that of solvent y. तो डेल्टा TB ऑफ x अगर हम लिखें तो देखो वो कितना है 3 times ऑफ डेल्टा TB ऑफ y. ये इसने आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया. ठीक है, आगे पढ़ो. solute S is known to undergo dimerization. तो दोनों में डाइमराइज हो रहा है. If the degree of dimerization is 0.7 in solvent Y, तो Y के अंदर डिग्री ऑफ डाइमरेशन 0.7 है. बताओ X में आपको डिग्री ऑफ डाइमरेशन निकालनी है. ये रिलेशन एक काम में आएगा. अब देखो इस रिलेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, डेल्टा TB ऑफ X क्या हो जाएगा, I ऑफ X इंटू KB ऑफ X इंटू मोलैलिटी. दैट विल बी इक्वल टू 3 times ऑफ I ऑफ Y इंटू KB ऑफ Y इंटू मोलैलिटी. तो देखो मोलैलिटी तो सेम है, कैंसिल हो जाएगी. अब आपको इसका अल्फा निकालना है तो इसके लिए आपको इसका आई निकालना पड़ेगा. इसके अल्फा से इसका आई निकाल सकते हो. बचा KBX और KBY. उसके लिए हमें चाहिए ये वाला डेटा. अगर आप इस डेटा को ठीक से प्रोसेस करो तो आप देखो इसके करस्पॉन्ड इसने ग्राफ दिया है. देखो सॉल्वेंट X, सोल्यूशन ऑफ NaCl इन सॉल्वेंट X. तो ये सॉल्वेंट X का ग्राफ है, ये उसके करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन का ग्राफ है. मतलब ये जो है उसकी डेल्टा TB वैल्यू हो गई जो हमने अभी भी ग्राफ से पढ़ा. सिमिलरली देखो ये सोल्यूशन Y हो गया, सॉल्वेंट Y और उसका सोल्यूशन, ये आपको डेल्टा TB ऑफ Y के लिए देगा. तो देखो दिख रहा है साफ साफ, इसका डेल्टा TB 2 है 362 माइनस 60 और इसका जो डेल्टा TB है डेल्टा TB ऑफ Y ये हो गया X, इसके लिए 1 आ गई. अब देखो दोनों के लिए I सेम है तो डेल्टा TB वही सेम फॉर्मूला यूज करो. बताओ डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, I इंटू KB इंटू मोलैलिटी. तो यहां तो देखो I भी सेम है, मोलैलिटी भी सेम है. तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भैया डेल्टा TB ऑफ X अपॉन Y विल बी इक्वल टू क्या होगा, KB ऑफ X अपॉन KB ऑफ Y और इसकी वैल्यू 2/1 आ जाएगी. एक तो रिलेशन आपके काम में आएगा. अब जैसे ही आपको मिल गया यहां पर आप वैल्यू रखो. तो देखो जैसे यहां वैल्यू रखते हो I ऑफ X, तो अभी I ऑफ X ही लिख लो उसे, इंटू KB ऑफ X. तो KB ऑफ X को आप 2 times ऑफ KB ऑफ Y लिख सकते हो, इंटू मोलैलिटी तो सेम है. दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू KB ऑफ Y और मोलैलिटी सेम है. तो KB ऑफ Y से KB ऑफ Y गया. तो यहां से आपको I ऑफ X, अच्छा एक टर्म और रह गया यहाँ पे I ऑफ Y का. तो आपको दिख रहा है I ऑफ X जो है वो 3/2 times ऑफ I ऑफ Y होगा. अब I ऑफ Y कैसे निकालोगे, तो भाई Y के लिए अगर आप I लिखो, I ऑफ Y विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन N, डाइमराइज हो रहा है N के लिए 2, इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू अल्फा. अल्फा कितना है 0.7. तो देखो I ऑफ Y जो है वो 1 माइनस 0.7/2 आ जाएगा. या फिर आप चाहो 2 और माइनस 0.7 कितना हो गया 1.3/2. आप चाहो तो I ऑफ Y को 1.3/2 भी लिख सकते हो. देखो यहाँ वैल्यू रख दो. I ऑफ X जो है वो 3/2 टाइम्स ऑफ I ऑफ Y और I ऑफ Y है 1.3/2. ठीक है. अब अगर मैं I ऑफ X की बात करूं, I ऑफ X को हम कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस वही 1 अपॉन N माइनस 1 इंटू अल्फा X और ये वाली बन जाएगी देखो 3/2 या फिर 13 3 39 3.9/4 बोला लिख सकते हैं. अब आप वैल्यूज को स्विच करो, ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा X/2 इज इक्वल्स टू 3.9/4. इस वैल्यू को इधर ले आओ तो 1 माइनस 3.9/4 विल बी इक्वल टू अल्फा X/2. देखो 4 माइनस 3.9 इज 0.1, तो ये बचेगा 0.1/4 इज इक्वल्स टू अल्फा X/2. देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया. बताओ अल्फा X के लिए कितनी आ जाएगी 0.05 और ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. अगर आपको फेज डायग्राम पढ़ना आता है तो आप इन क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो. अब अगर आपको वैल्यू कलेक्ट नहीं करना आता तो आप इस क्वेश्चन को टच भी नहीं कर पाओगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई का फेवरेट है, पूछता रहता है, दोबारा आपसे पूछ सकता है, इसलिए इन ग्राफ्स को पढ़ना ध्यान रखें. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. हैप्पी लर्निंग. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.